क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग भीड़ में खड़े होकर भी दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं? क्यों कुछ लोग ऐसे पैटर्न्स पहचान लेते हैं जो बाकी लोगों की नजरों से पूरी तरह छूट जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हाई इंटेलिजेंस इतनी बड़ी ब्लेसिंग है तो दुनिया के कई सबसे इंटेलिजेंट लोग अक्सर अकेले, मिसअंडरस्टैंड और भीतर से संघर्ष करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? सच्चाई शायद आपकी कल्पना से भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ज्यादातर लोग इंटेलिजेंस को सिर्फ नॉलेज समझते हैं, लेकिन असली इंटेलिजेंस नॉलेज नहीं है। असली इंटेलिजेंस है सही सवाल पूछने की क्षमता, रियलिटी को बिना इल्यूजन के देखने की क्षमता और ऐसे कनेक्शंस बनाने की क्षमता जिन्हें बाकी लोग कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। आज आप जिस साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये सिर्फ आईक्यू की कहानी नहीं है। ये उस माइंडसेट की कहानी है जो दुनिया को एक अलग लेंस से देखता है। ये उस मेंटल फ्रेमवर्क की कहानी है जो ऑर्डिनरी थिंकिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग के बीच अंतर पैदा करता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बहुत से लोग मानते हैं कि हाई आईक्यू होने का मतलब ऑटोमेटिक सक्सेस है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में इंटेलिजेंस जितनी बड़ी ताकत है उतनी ही बड़ी चुनौती भी हो सकती है। कई बार वही दिमाग जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वही दिमाग रात भर ओवर थिंकिंग में फंसा रह जाता है। वही व्यक्ति जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज देख सकता है, वो वर्तमान के सिंपल मोमेंट्स को मिस कर देता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे इंटेलिजेंस को सिर्फ एडवांटेज समझते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और इस ऑडियो बुक के अंत तक आप समझ जाएंगे कि हाई आईक्यू लोगों की असली साइकोलॉजी क्या होती है, वे कैसे सोचते हैं, वे कैसे डिसीजंस लेते हैं, वे दुनिया को कैसे देखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उनकी कौन सी हैबिट्स और मेंटल मॉडल्स कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। क्योंकि शायद इस ऑडियो बुक का सबसे महत्वपूर्ण लेसन यही है, सक्सेस केवल इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। ये अवेयरनेस का खेल है, ये फोकस का खेल है, ये डिसिप्लिन का खेल है, और सबसे बढ़कर ये एग्जीक्यूशन का खेल है। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है। चैप्टर 1, व्हाई हाई आईक्यू पीपल थिंक डिफरेंटली। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। दोनों एक जैसी बातें सुन रहे हैं, दोनों एक जैसे लोगों को देख रहे हैं, दोनों एक जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों के कंक्लूजन्स पूरी तरह अलग निकलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क इंफॉर्मेशन में नहीं है, फर्क इंटरप्रिटेशन में है। हाई आईक्यू लोग अक्सर इंफॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, वे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। वे सिर्फ देखते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वे सिर्फ सुनते नहीं, एनालाइज करते हैं। वे सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। यही कारण है कि उनकी सोच अलग दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, जब अधिकांश लोग किसी घटना को देखते हैं, वे केवल सरफेस लेवल फैक्ट्स देखते हैं। लेकिन हाई इंटेलिजेंस वाले लोग पूछते हैं, यह हुआ क्यों? इसके पीछे कौन सा पैटर्न है? अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो 5 साल बाद क्या होगा? और अगर इसका ऑपोजिट हो जाए तो क्या होगा? यही पैटर्न रिकॉग्निशन है, और यही वो स्किल है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर्स को अलग बनाती है। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया इंफॉर्मेशन से नहीं चलती, दुनिया पैटर्न से चलती है। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप्स हो या करियर, हर जगह पैटर्न्स मौजूद हैं। लेकिन उन्हें देखने के लिए डीप थिंकिंग की आवश्यकता होती है। हाई आईक्यू लोगों का दिमाग अक्सर एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है। वे हर सिचुएशन के पीछे हिडन कॉजेस खोजने की कोशिश करते हैं। वे सिम्टम्स नहीं देखते, वे रूट कॉजेस देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। सामान्य सोच कहेगी उसे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन डीप थिंकर पूछेगा, उसे ज्यादा पैसा क्यों नहीं मिल रहा? क्या स्किल की कमी है? क्या स्ट्रैटेजी गलत है? क्या डिसीजन मेकिंग कमजोर है? क्या एनवायरनमेंट ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा? यहीं से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। और यही कारण है कि एलीट थिंकर्स अक्सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं। जहां सामान्य व्यक्ति अगले वीकेंड के बारे में सोचता है,
वही हाई वैल्यू थिंकिंग वाला व्यक्ति अगले 5 साल के बारे में सोचता है। उसे पता है कि हर डिसीजन कंपाउंड होता है, हर हैबिट कंपाउंड होती है, हर छोटी चॉइस कंपाउंड होती है। आज की एक किताब, एक स्किल, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन शायद कल कोई बड़ा बदलाव न लाए, लेकिन 5 साल बाद उसका इंपैक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। हाई परफॉर्मर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे शॉर्ट टर्म इमोशंस की जगह लॉन्ग टर्म आउटकम्स को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आता है कि जीवन रैंडम नहीं है, जीवन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का कलेक्शन है। और जब आप सिस्टम्स को समझने लगते हैं, तब आपकी डिसीजंस की क्वालिटी बदलने लगती है। यहीं से हाई आईक्यू साइकोलॉजी का अगला महत्वपूर्ण पहलू शुरू होता है, क्यूरियोसिटी। असली इंटेलिजेंस आंसर से नहीं बढ़ती, क्वेश्चन से बढ़ती है। बहुत से लोग जल्दी आंसर चाहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग बेहतर क्वेश्चंस चाहते हैं। वे पूछते हैं, अगर मेरी मान्यता गलत हो तो? अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो? अगर रियलिटी मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग हो तो? यही इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, और यही हाई लेवल थिंकर्स की पहचान है, क्योंकि वे जानते हैं कि सर्टेनिटी कई बार ग्रोथ की दुश्मन बन जाती है। जब कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे सब पता है, वहीं उसकी लर्निंग रुक जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, वहीं उसकी मास्टरी शुरू होती है। एलीट थिंकर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि वे अपने बिलीफ से ज्यादा रियलिटी को महत्व देते हैं, और यही उन्हें लगातार इवॉल्व करने की क्षमता देता है। लेकिन हर एडवांटेज की एक प्राइस होती है, और हाई इंटेलिजेंस की भी एक हिडन प्राइस होती है, एक ऐसी कीमत जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अगले अध्याय में हम उस डार्क साइड को समझेंगे जहां इंटेलिजेंस कभी कभी ब्लेसिंग नहीं बल्कि बर्डन बन जाती है, जहां डीप थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, और जहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स अपने सबसे बड़े इंटरनल बैटल्स लड़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच वास्तव में आपकी अपनी है, या वो सिर्फ उन विचारों का कलेक्शन है जो आपने दुनिया से उधार लिए हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर 2, द हिडन कॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा इंटेलिजेंस होती तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स है। हर शक्ति अपने साथ एक कीमत लेकर आती है, और हाई इंटेलिजेंस की कीमत अक्सर बाहर से दिखाई नहीं देती, क्योंकि यह संघर्ष दुनिया से नहीं होता, यह संघर्ष अपने ही मन से होता है। कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग लगातार एक्टिव है, हर कॉन्वर्सेशन का एनालिसिस कर रहा है, हर डिसीजन के मल्टीपल आउटकम्स देख रहा है, हर पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट कर रहा है। सुनने में यह एक सुपर पावर लगती है, लेकिन कई बार यही सुपर पावर एक ट्रैप बन जाती है। यहीं पर डीप थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। डीप थिंकिंग सॉल्यूशंस खोजती है, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम्स को बार बार दोहराती है। डीप थिंकिंग क्लैरिटी देती है, ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन पैदा करती है, और कई इंटेलिजेंट लोग इसी इनविजिबल बैटल में फंस जाते हैं। वे एक सिंपल डिसीजन को भी कई एंगल से देखने लगते हैं। वे हर पॉसिबिलिटी को एनालाइज करते हैं, हर रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं, हर आउटकम की कल्पना करते हैं, और कई बार एक्शन लेने से पहले ही मानसिक रूप से थक जाते हैं। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। ज्ञान की कमी हमेशा समस्या नेशंस होती, कई बार इंफॉर्मेशन की अधिकता भी समस्या बन जाती है। जब आपका माइंड हर डायरेक्शन में पॉसिबिलिटीज देख सकता है, तो सही डायरेक्शन चुनना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। हाई इंटेलिजेंस का दूसरा हिडन कॉस्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत से इंटेलिजेंट लोग बचपन से ही अलग महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सोच बाकी लोगों से मेल नहीं खाती, उनके सवाल अलग होते हैं, उनकी इंटरेस्ट्स अलग होती हैं, उनकी क्यूरियोसिटी अलग होती है, और धीरे धीरे वे महसूस करने लगते हैं कि हर कोई उन बातों में रुचि नहीं रखता जिनमें उन्हें रुचि है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे दूसरों से बेहतर हैं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ केवल इतना है कि उनका कॉग्निटिव फोकस अलग हो सकता है। लेकिन कई बार
यही अंतर लोनलीनेस की भावना पैदा कर देता है, क्योंकि इंसान केवल समझना नहीं चाहता, वो समझा जाना भी चाहता है। और जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे वास्तव में कोई नहीं समझ रहा, तो भीतर एक दूरी बनने लगती है। यही कारण है कि कई हाईली इंटेलिजेंट लोग बड़ी भीड़ में भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर के लोगों से नहीं होता। उनका सबसे बड़ा संघर्ष खुद की एक्सपेक्टेशन से होता है। वे अक्सर अपने लिए बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स तय कर लेते हैं। वे परफेक्शन चाहते हैं, वे एक्सेलेंस चाहते हैं, वे मास्टरी चाहते हैं। और जब परिणाम उनकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं आते, तो वे स्वयं के सबसे कठोर क्रिटिक बन जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि हाई परफॉर्मेंस केवल टैलेंट का परिणाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि हाई परफॉर्मेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस के बीच बैलेंस बनाना भी एक स्किल है। क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिटी से बहुत आगे निकल जाए, तो अचीवमेंट के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन फुलफिलमेंट कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि समस्या अचीवमेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम पर्सपेक्टिव की थी। यह वही जगह है जहां कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग अपने ही माइंड के कैदी बन जाते हैं। वे हर सफलता के बाद अगली सफलता की तरफ भागने लगते हैं। वे हर जीत को सामान्य मान लेते हैं और हर कमी को असफलता समझ लेते हैं। धीरे धीरे उनका ध्यान प्रोग्रेस पर नहीं, परफेक्शन पर केंद्रित हो जाता है। और परफेक्शन एक ऐसा लक्ष्य है जो जितना करीब दिखाई देता है, उतना ही दूर होता जाता है। एलीट थिंकर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं, लेकिन उन्हें यह भी सीखना पड़ता है कि कब सोचना बंद करना है, कब एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ना है, कब अनसर्टेनिटी के बावजूद आगे बढ़ना है, कब परफेक्शन को छोड़कर प्रोग्रेस को अपनाना है। क्योंकि वास्तविक ग्रोथ परफेक्ट होने से नहीं आती, वास्तविक ग्रोथ लगातार बेहतर होने से आती है। और यही लेसन उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाता है। क्योंकि अंत में जीवन केवल समझने के लिए नहीं है, जीने के लिए भी है। केवल एनालाइज करने के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस करने के लिए भी है। केवल पॉसिबिलिटीज देखने के लिए नहीं है, उन पॉसिबिलिटीज को रियलिटी में बदलने के लिए भी है। और अब हम उस फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ेंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस लेने में मदद करता है। उन मेंटल मॉडल्स की तरफ जो एवरेज थिंकिंग और एलीट थिंकिंग के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करते हैं। क्योंकि दुनिया को बदलने से पहले आपको अपनी सोच का ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना पड़ता है। और अगले चैप्टर में हम उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे। चैप्टर 3, एलीट मेंटल मॉडल्स। अगर आपको किसी व्यक्ति का भविष्य जानना हो, तो उसके गोल्स मत देखिए, उसके मेंटल मॉडल्स देखिए। क्योंकि गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन मेंटल मॉडल्स डिसीजंस को शेप करते हैं। और डिसीजंस आखिरकार डेस्टिनी बनाते हैं। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी अपॉर्चुनिटीज पाकर भी पूरी तरह अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। फर्क टैलेंट में नहीं होता, फर्क इंफॉर्मेशन में भी नहीं होता, फर्क होता है उनके सोचने के तरीके में। हाई आईक्यू लोग अक्सर दुनिया को घटनाओं के रूप में नहीं देखते, वे दुनिया को सिस्टम्स के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि हर परिणाम के पीछे कुछ रूल्स काम कर रहे हैं, कुछ पैटर्न्स काम कर रहे हैं, कुछ इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही हैं। और इन्हें समझने के लिए वे एक विशेष तरीका अपनाते हैं, जिसे कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। कल्पना कीजिए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स समस्या दी गई है। अधिकांश लोग पूछेंगे, दूसरे लोग इसे कैसे करते हैं? लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकर पूछेगा, असल में यह समस्या है क्या? इसके सबसे बेसिक फैक्ट्स क्या है? कौन सी असेसमेंट्स वास्तव में सच हैं और कौन सी अजम्पशंस सिर्फ परंपरा बन चुकी हैं? यही सोच इनोवेशन को जन्म देती है। क्योंकि जब आप बोरोड थिंकिंग छोड़ देते हैं, तब ओरिजिनल थिंकिंग शुरू होती है। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अधिकांश लोग आंसर्स इनहेरिट करते हैं, एक्सेप्शनल लोग क्वेश्चंस रीडिफाइन करते हैं। वे भीड़ के साथ नहीं सोचते, वे भीड़ की सोच को एग्जामिन करते हैं। वे ये नहीं पूछते सब क्या कर रहे हैं, वे पूछते हैं सही क्या है।
और यही प्रश्न उनके डिसीजंस की क्वालिटी बदल देता है। अब दूसरे मेंटल मॉडल पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सामान्य लोग डिसीजंस इमोशन से लेते हैं और बाद में उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मर्स अक्सर पहले कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। वे पूछते हैं, अगर मैं ये रास्ता चुनूं तो 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, और अगर मैं कुछ ना करूं तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, वे केवल एक्शन के परिणाम नहीं देखते, वे इनएक्शन के परिणाम भी देखते हैं, क्योंकि कई बार सबसे महंगी गलती गलत डिसीजन नहीं होती, कोई डिसीजन न लेना होता है। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, यही कॉम्पाउंडिंग माइंडसेट है, और यही कारण है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अक्सर ऑर्डिनरी डेली एक्शन से पैदा होते हैं। क्योंकि महान सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटे डिसीजंस के एक्यूमुलेशन से बनती है। एक बेहतर हैबिट, एक बेहतर चॉइस, एक बेहतर कॉन्वर्सेशन, एक बेहतर स्किल, दिन प्रतिदिन, साल दर साल, और फिर एक दिन कॉम्पाउंड इफेक्ट दिखाई देने लगता है। अब तीसरे मेंटल मॉडल पर आते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये शायद सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल एडवांटेजेस में से आज की दुनिया इमीडिएट प्लेजर बेचती है, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट डोपामिन। हर जगह एक ही संदेश है, अभी खुश हो जाओ, अभी रिवॉर्ड ले लो, अभी सेटिस्फैक्शन महसूस करो। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ अक्सर डिलेड रिवॉर्ड्स में छिपी होती है। किताब पढ़ना आसान नहीं, स्किल सीखना आसान नहीं, डिसिप्लिन मेंटेन करना आसान नहीं, लेकिन इन्हीं एक्टिविटीज का कंपाउंड इफेक्ट भविष्य में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। हाई परफॉर्मर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे आज सैक्रिफाइस नहीं करते क्योंकि उन्हें स्ट्रगल पसंद है, वे सैक्रिफाइस करते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिखाई देता है। उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट अक्सर लॉन्ग टर्म रिग्रेट में बदल जाता है, और शॉर्ट टर्म डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म फ्रीडम में बदल जाता है। यही कारण है कि वे टेम्परेरी प्लेजर की जगह लास्टिंग ग्रोथ को चुनते हैं। लेकिन सबसे शक्तिशाली मेंटल मॉडल अभी बाकी है, सिस्टम्स थिंकिंग। सामान्य व्यक्ति घटनाएं देखता है, सिस्टम्स थिंकर कनेक्शंस देखता है। सामान्य व्यक्ति समस्या देखता है, सिस्टम्स थिंकर कारणों का नेटवर्क देखता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का करियर रुक गया है, सतही सोच कहेगी भाग्य खराब है, लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग पूछेगी क्या स्किल आउटडेटेड है, क्या नेटवर्क कमजोर है, क्या कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, क्या लर्निंग सिस्टम खराब है, क्या एनवायरनमेंट ग्रोथ सपोर्ट नहीं कर रहा। यहीं से रियल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, क्योंकि जब आप सिस्टम समझते हैं तो आप सिम्टम्स नहीं सुधारते, आप कॉजेस सुधारते हैं, और जब कॉजेस बदलते हैं तो आउटकम्स बदल जाते हैं। यही कारण है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंकर्स अक्सर सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं होते। वे गहराई में जाते हैं, वे मैकेनिज्म समझते हैं, वे पैटर्न समझते हैं, वे लेवरेज पॉइंट्स खोजते हैं, जहां एक छोटा बदलाव एक बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है। एलीट थिंकर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि वे सरफेस के नीचे छिपे मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। वे रिएक्शंस नहीं कंट्रोल करते, सिस्टम्स डिजाइन करते हैं। वे लक पर निर्भर नहीं रहते, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं। वे मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। वे इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते, वे ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो उन्हें सही दिशा में धकेलते रहें। यहीं पर एवरेज थिंकिंग समाप्त होती है और हाई वैल्यू थिंकिंग शुरू होती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई है, इन मेंटल मॉडल्स का कोई मूल्य नहीं अगर वे डेली हैबिट्स में न बदलें, क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है। और यही कारण है कि कुछ लोग जानते बहुत हैं लेकिन हासिल बहुत कम करते हैं, जबकि कुछ लोग जो जानते हैं उसे लगातार लागू करते हैं, और वही लोग धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं। अगले अध्याय में हम उन हैबिट्स को समझेंगे जो हाईली इंटेलिजेंट लोगों को लगातार इवॉल्व करने में मदद करती हैं। वही हैबिट्स जो ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस में बदल देती हैं।
क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी को आपकी इंफॉर्मेशन नहीं बदलती, आपकी हैबिट्स बदलती हैं। चैप्टर 4, हैबिट्स ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पीपल। कई लोग मानते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डनरी पैदा होते हैं, कि कुछ लोगों को सफलता जन्म से ही मिल जाती है, कि कुछ लोग अलग बने होते हैं। लेकिन वास्तविकता अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। दुनिया जिन लोगों को जीनियस कहती है, उनमें से बहुतों की सबसे बड़ी ताकत उनका आईक्यू नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी हैबिट्स थी। क्योंकि इंटेलिजेंस आपको पोटेंशियल देती है, लेकिन हैबिट्स उस पोटेंशियल को रियलिटी में बदलती हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे रिजल्ट्स की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उन डेली रूटीन्स को इग्नोर कर देते हैं जिन्होंने उन रिजल्ट्स को जन्म दिया। वे सफलता देखते हैं, लेकिन सफलता के पीछे छिपी रेपिटेशन नहीं देखते। वे अचीवमेंट देखते हैं, लेकिन अचीवमेंट के पीछे छिपी डिसिप्लिन नहीं देखते। और यही कारण है कि वे प्रेरित तो होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। हाई आईक्यू लोगों की पहली आदत होती है रीडिंग, लेकिन वे केवल पढ़ते नहीं, वे सोचते हैं। वे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, वे मेंटल मॉडल्स कलेक्ट करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति किताब पढ़कर फैक्ट्स याद रखता है, एक डीप थिंकर किताब पढ़कर अपना फ्रेमवर्क बदलता है। वो पूछता है, यह आइडिया मेरी लाइफ में कैसे लागू हो सकता है, यह कॉन्सेप्ट मेरी थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकता है, यह प्रिंसिपल फ्यूचर डिसीजंस में कैसे मदद करेगा। यही कारण है कि एक अच्छी किताब किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो एक कॉन्वर्सेशन होती है, एक नई पर्सपेक्टिव होती है, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। क्योंकि पढ़ना केवल नॉलेज लेना नहीं है, पढ़ना दूसरे दिमागों से संवाद करना है। दूसरी आदत है डीप वर्क। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी पर चल रही है। हर ऐप आपका अटेंशन चाहती है, हर नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ना चाहती है, हर प्लेटफॉर्म आपका समय खरीदना चाहता है। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस शैलो अटेंशन से नहीं आती। एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस डीप कंसंट्रेशन से आती है। हाई परफॉर्मर्स समझते हैं कि फोकस एक सुपर पावर है। जब अधिकांश लोग लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, तब वे एक ही प्रॉब्लम पर लंबे समय तक काम कर सकते हैं। यहीं से मास्टरी पैदा होती है, यहीं से एक्सपर्टीज पैदा होती है, यहीं से ब्रेक थ्रू आइडियाज पैदा होते हैं। क्योंकि ग्रेटनेस इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाइड फोकस से पैदा होती है। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दिमाग की शक्ति नॉलेज से नहीं बढ़ती, दिमाग की शक्ति अनइंटरप्टेड अटेंशन से बढ़ती है। आज की दुनिया में जो व्यक्ति अपना फोकस बचा सकता है, वो अपना भविष्य बना सकता है। तीसरी आदत है रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी। बचपन में हर इंसान क्यूरियस होता है। हर चीज उसके लिए नई होती है, हर चीज उसे आकर्षित करती है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अधिकांश लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वे अजम्पशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वे स्टेटस को नॉर्मल मान लेते हैं, वे वही मानने लगते हैं जो सब मान रहे होते हैं। लेकिन हाईली इंटेलिजेंट लोग क्यूरियोसिटी नहीं छोड़ते। वे लगातार पूछते रहते हैं, क्यों, कैसे, क्या होगा अगर, क्या कोई बेहतर तरीका है। यही प्रश्न इनोवेशन को जन्म देते हैं, यही प्रश्न ब्रेक थ्रूज पैदा करते हैं, यही प्रश्न एवरेज थिंकिंग को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग में बदलते हैं। क्योंकि हर बड़ी खोज एक छोटे से सवाल से शुरू हुई थी, और हर बड़ा बदलाव एक व्यक्ति की क्यूरियोसिटी से शुरू हुआ था। चौथी आदत है सेल्फ एनालिसिस। बहुत से लोग दुनिया को समझने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट लोग स्वयं को भी समझने की कोशिश करते हैं। वे अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं, अपनी वीकनेसेस पहचानते हैं, अपने इमोशनल ट्रिगर्स पहचानते हैं, अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को नहीं समझा, वो दुनिया को भी पूरी तरह नहीं समझ सकता। वे खुद से कठिन सवाल पूछते हैं, मैं कहां गलत हूं, मैं क्या नहीं देख रहा,
मेरी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है। और यही ऑनेस्टी उन्हें लगातार इवॉल्व होने की क्षमता देती है। एलीट थिंकर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं क्योंकि वे स्वयं को भी ईमानदारी से देखने का साहस रखते हैं। और फिर आती है पांचवी आदत, लर्निंग ऑब्सेशन। ध्यान दीजिए, मैंने लर्निंग कहा है, स्कूलिंग नहीं, डिग्रीज नहीं, सर्टिफिकेट्स नहीं, लर्निंग। क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है, स्किल्स बदल रही हैं, इंडस्ट्रीज बदल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाता है उसकी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती। यही कारण है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अक्सर स्टूडेंट्स बने रहते हैं, चाहे दुनिया उन्हें एक्सपर्ट क्यों ना मानती हो। क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन सीखना बंद हुआ उसी दिन ग्रोथ भी रुक जाएगी। वे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते, वे अपनी जिज्ञासा को जीवित रखते हैं। वे हर अनुभव से सीखते हैं, हर व्यक्ति से सीखते हैं, हर असफलता से सीखते हैं और हर सफलता से भी सीखते हैं। यही माइंडसेट उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर ये हैबिट्स इतनी पावरफुल हैं, अगर ये प्रिंसिपल्स इतने इफेक्टिव हैं, तो फिर अधिकांश लोग अपनी पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों लाखों लोग सपने देखते हैं लेकिन कुछ ही लोग उन्हें रियलिटी में बदल पाते हैं? क्यों कई लोग जानते हैं कि क्या करना चाहिए फिर भी नहीं करते? इसका उत्तर अगले अध्याय में छिपा है और शायद यही वो चैप्टर है जो सबसे अनकंफर्टेबल भी होगा, क्योंकि वहां हम उन इनविजिबल फोर्सेस को समझेंगे जो लोगों को उनकी ओन पोटेंशियल से दूर रखती हैं। और यहीं से इस पूरी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होगा। चैप्टर 5, व्हाई मोस्ट पीपल नेवर रीच देयर पोटेंशियल। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की भी उतनी कमी नहीं है जितनी लोग मानते हैं। फिर भी अधिकांश लोग अपनी क्षमता के केवल एक छोटे हिस्से का उपयोग करके जीवन गुजार देते हैं। वे सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए लेकिन करते नहीं। वे पोटेंशियल रखते हैं लेकिन परफॉर्मेंस नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करने वाली शक्तियां अक्सर बाहर नहीं होती, वे भीतर होती हैं। और यही कारण है कि सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। पहली शक्ति है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन सुरक्षित महसूस होती है, वो फेमिलियर होती है, वो आर्केड देती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल भी है, क्योंकि कंफर्ट जोन आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आती, वो आपको वही रोकने आती है। एक ऐसी जगह जहां आप कंफर्टेबल तो होते हैं लेकिन ग्रो नहीं कर रहे होते। और समस्या यह है कि ग्रोथ और कंफर्ट एक ही जगह पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही करते रहेंगे, वही एनवायरनमेंट चुनते रहेंगे तो परिणाम भी वही रहेंगे। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है, क्योंकि कंफर्ट जोन कभी जेल की तरह नहीं दिखती, वह आराम की तरह दिखती है, वह सुरक्षा की तरह दिखती है, वह कन्वीनियंस की तरह दिखती है और यही उसे खतरनाक बनाता है। धीरे धीरे इंसान चैलेंजेस से बचने लगता है, रिस्क से बचने लगता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से बचने लगता है और फिर वर्षों बाद उसे महसूस होता है कि उसकी सबसे बड़ी हार किसी कॉम्पिटिटर से नहीं हुई, उसकी सबसे बड़ी हार उसकी ओन कंफर्ट से हुई। दूसरी शक्ति है डिस्ट्रैक्शन इकोनॉमी। आज आपका अटेंशन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल करेंसी बन चुका है। कंपनियां आपके पैसे से पहले आपका ध्यान जीतना चाहती हैं, क्योंकि जहां अटेंशन जाता है वहीं लाइफ जाती है। जो आपकी अटेंशन को कंट्रोल करता है वह आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, और जो आपकी डायरेक्शन को कंट्रोल करता है वह आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका फोकस लगातार फ्रैगमेंटेड है,
तो आपकी पोटेंशियल भी फ्रैगमेंटेड हो जाएगी। अगर आपका माइंड हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो डीप थिंकिंग असंभव हो जाएगी, और बिना डीप थिंकिंग के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी असंभव हो जाते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अटेंशन मैनेज करना चाहिए, क्योंकि समय सभी के पास समान है, लेकिन अटेंशन नहीं। कुछ लोग अपने अटेंशन को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग उसे स्पेंड कर देते हैं, और यही अंतर भविष्य का अंतर बन जाता है। तीसरी शक्ति है लैक ऑफ अवेयरनेस। बहुत से लोग ऑटो पायलट मोड में जीवन जीते हैं। वे अपने हैबिट्स को क्वेश्चन नहीं करते, अपने बिलीफ्स को एग्जामिन नहीं करते, अपने डिसीजंस का एनालिसिस नहीं करते। वे बस वही करते रहते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, और धीरे धीरे वही पैटर्न्स उनके भविष्य को शेप कर देते हैं। याद रखिए, आपका भविष्य एक बड़े डिसीजन से नहीं बनता, वह हजारों छोटे डिसीजंस से बनता है, और अगर वे डिसीजंस अनकॉन्शियस हैं तो परिणाम भी एक्सीडेंटल होंगे। अवेयरनेस एक मिरर की तरह है। जब तक आप वास्तविकता नहीं देखेंगे तब तक उसे बदल नहीं सकते। यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ की फाउंडेशन है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है वह अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, और जो अपनी डायरेक्शन बदल देता है वह अपनी डेस्टिनी भी बदल सकता है। अब चौथी शक्ति पे आते हैं, वीक फोकस। आज लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत कम है। नॉलेज बहुत है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत कम है। ड्रीम्स बहुत हैं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम है। गोल्स बहुत हैं, लेकिन कमिटमेंट बहुत कम है। और यही गैप पोटेंशियल और रियलिटी के बीच की दूरी बनाता है। ये वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सफल लोग अलग गोल्स नहीं रखते, वे अलग सिस्टम्स रखते हैं, वे अलग हैबिट्स रखते हैं, वे अलग स्टैंडर्ड्स रखते हैं, वे अलग एग्जीक्यूशन रखते हैं। क्योंकि अंत में लाइफ इंटेंशंस पर रिवॉर्ड नहीं देती, लाइफ एग्जीक्यूशन पर रिवॉर्ड देती है। दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि आपने क्या सोचा था, दुनिया इस बात की परवाह करती है कि आपने क्या किया। हाई परफॉर्मर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते, वे शुरू करते हैं, वे सीखते हैं, वे एडजस्ट करते हैं, वे इंप्रूव करते हैं, और समय के साथ कंपाउंड करते जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, लेकिन प्रोग्रेस वास्तविक है। और जो व्यक्ति लगातार प्रोग्रेस करता है वो अंततः उन लोगों से आगे निकल जाता है जो केवल परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है, क्या हाई आईक्यू थिंकिंग सीखी जा सकती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी एनालिसिस और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने माइंडसेट को अपग्रेड कर सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल हाँ। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग सिर्फ जन्म से नहीं आती, उसे कॉन्शियसली डेवलप किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है, उसे शार्पन किया जाता है। और अगले अध्याय में हम उन प्रैक्टिकल मेथड्स को समझेंगे जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने माइंडसेट को अगले स्तर तक ले जा सकता है। क्योंकि शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने वर्तमान माइंड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की वास्तविक शुरुआत हो। चैप्टर 6, हाउ टू डेवलप हाई आईक्यू थिंकिंग। अब तक आपने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली होगी, हाई आईक्यू केवल एक नंबर नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से व्यक्ति दुनिया को देखता है। और सबसे अच्छी बात यह है, इस सोच के कई हिस्से सीखे जा सकते हैं। आप अपने माइंडसेट को ट्रेन कर सकते हैं, अपने फोकस को शार्पन कर सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और अपनी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग कोई जन्मजात जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी विकसित किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ पावरफुल प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी।
पहली प्रैक्टिस है ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग। आज अधिकांश लोग देखते बहुत हैं, लेकिन ऑब्जर्व बहुत कम करते हैं। वे जानकारी से घिरे हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस से नहीं। वे चीजों को नोटिस करते हैं, लेकिन उन्हें समझते नहीं। कल से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। जब भी किसी रूम में प्रवेश करें, सिर्फ अंदर मत जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। लोग कैसे बात कर रहे हैं, कौन वास्तव में सुन रहा है, कौन केवल बोल रहा है, किसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, किसके चेहरे पर अनसर्टेनिटी है, कौन रिएक्शन दे रहा है और कौन ऑब्जर्वेशन कर रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग पैटर्न्स पहचानना शुरू कर देगा, और यही पैटर्न रिकॉग्निशन भविष्य में बेहतर डिसीजंस लेने की फाउंडेशन बनेगी। क्योंकि दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो दूसरों से पहले पैटर्न्स पहचान लेते हैं। दूसरी प्रैक्टिस है थिंकिंग टाइम। आज लोग हर चीज के लिए समय निकालते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, सोशल मीडिया के लिए, न्यूज के लिए, डिस्ट्रैक्शंस के लिए, लेकिन सोचने के लिए नहीं। यही कारण है कि उनकी लाइफ रिएक्शन मोड में चलती रहती है। वे परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करते, वे परिस्थितियों पर रिएक्ट करते रहते हैं। हर दिन कम से कम 20 मिनट केवल सोचने के लिए रखिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपके विचार। अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं कहां जा रहा हूं? मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है? मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी क्या है? और क्या मेरी डेली एक्शंस वास्तव में उस प्रायोरिटी के साथ अलाइंड हैं? यह सिंपल एक्सरसाइज आपकी क्लैरिटी को ड्रामेटिकली बढ़ा सकती है, क्योंकि क्लैरिटी अक्सर इंफॉर्मेशन से नहीं आती, क्लैरिटी रिफ्लेक्शन से आती है, और रिफ्लेक्शन बिना साइलेंस के संभव नहीं है। तीसरी प्रैक्टिस है मेंटल मॉडल्स कलेक्शन। एवरेज लोग फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, एलीट थिंकर्स फ्रेमवर्क्स कलेक्ट करते हैं। जब भी कोई नई बुक पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुने या किसी सक्सेसफुल व्यक्ति का अनुभव जाने, तो केवल इंफॉर्मेशन मत लीजिए। प्रिंसिपल खोजिए, रूल खोजिए, पैटर्न खोजिए। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए कि वह आइसोलेटेड फैक्ट्स नहीं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स देखे। क्योंकि फैक्ट्स बदलते रहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स दशकों तक काम करते हैं। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। नॉलेज वैल्यूएबल है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड नॉलेज लाइफ चेंजिंग होती है। यही हाई वैल्यू थिंकिंग की पहचान है। चौथी प्रैक्टिस है डिसीजन जर्नल। ये शायद सबसे पावरफुल एक्सरसाइजेज में से एक है। जब भी कोई बड़ा डिसीजन ले, उसे लिख लें। आपने वो डिसीजन क्यों लिया, आपकी असम्पशंस क्या थी, आप क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कौन से रिस्क्स दिखाई दे रहे हैं और कौन सी अनसर्टनिटीज मौजूद हैं। फिर कुछ महीनों बाद उसे दोबारा देखें। आपको पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग कहाँ सही थी और कहाँ फ्लॉड थी। धीरे धीरे आपकी जजमेंट इंप्रूव होने लगेगी, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी मजबूत होने लगेगी। क्योंकि इंटेलिजेंस केवल नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस फीडबैक से सीखने की क्षमता भी है। और जो व्यक्ति अपने डिसीजंस का एनालिसिस करता है, वो समय के साथ बेहतर थिंकर बन जाता है। अब पांचवी प्रैक्टिस पर आते हैं, डीप रीडिंग। सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ना लर्निंग नहीं है, सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना लर्निंग नहीं है, सिर्फ कोट सेव करना लर्निंग नहीं है। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज के साथ बैठते हैं, उन्हें समझते हैं, उन पर विचार करते हैं, उनसे असहमत होते हैं और फिर उन्हें अपनी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। यहीं से डीप थिंकिंग डेवलप होती है, यहीं से इंटेलेक्चुअल डेप्थ पैदा होती है और यहीं से ऑर्डिनरी माइंड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स में ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। क्योंकि गहराई स्पीड से नहीं आती, गहराई धैर्य से आती है और अंडरस्टैंडिंग अटेंशन से आती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी एक अंतिम सत्य बाकी है, एक ऐसा सत्य जो इंटेलिजेंस, टैलेंट और पोटेंशियल से भी बड़ा है। एक ऐसा सत्य जिसे समझे बिना कोई व्यक्ति वास्तविक सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि इतिहास में अनगिनत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं
जो कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए। अनगिनत टैलेंटेड लोग हुए हैं जो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बन पाए। और इसका कारण उनकी इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, कुछ और था, कुछ कहीं अधिक महत्वपूर्ण। और यही हमें इस ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तक ले जाता है। वो अध्याय जहां हम उस ब्रूटल ट्रूथ का सामना करेंगे जो सक्सेस, ग्रोथ और ह्यूमन पोटेंशियल की वास्तविक नींव है। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी को आपका आईक्यू नहीं बदलता, आपकी जिंदगी को आपके एक्शंस बदलते हैं। और अब समय आ गया है उस अंतिम सत्य को समझने का। फाइनल चैप्टर, द ब्रूटल ट्रूथ। अगर आप इस पूरी ऑडियो बुक से सिर्फ एक लेसन लेकर जाएं, तो वो ये होना चाहिए, इंटेलिजेंस अलोन इज नॉट इनफ। दुनिया में ऐसे काउंटलेस लोग हैं जो बेहद इंटेलिजेंट हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल रखते हैं, जो दूसरों से तेज सोच सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स समझ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने पोटेंशियल को रियलिटी में नहीं बदला। क्यों? क्योंकि नॉलेज एक्शन नहीं है, पोटेंशियल अचीवमेंट नहीं है, टैलेंट सक्सेस नहीं है, और इंटेलिजेंस एग्जीक्यूशन नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सही इंफॉर्मेशन उनकी जिंदगी बदल देगी, कि एक नई बुक, एक नया वीडियो, एक नया आइडिया सब कुछ बदल देगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इंफॉर्मेशन केवल पॉसिबिलिटी देती है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन से आती है। इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया के अधिकांश अचीवर्स सबसे इंटेलिजेंट लोग नहीं थे, लेकिन वे सबसे कंसिस्टेंट लोगों में से थे। वे बार बार गिरे, बार बार उठे, बार बार सीखे, बार बार इंप्रूव हुए और समय के साथ कंपाउंड करते गए। यही कारण है कि डिसिप्लिन अक्सर टैलेंट को हरा देता है, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। टैलेंट आपको एडवांटेज देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रिलायबिलिटी देता है। टैलेंट डोर्स खोल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कमरे के अंदर बनाए रखता है। यह वही सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट सिस्टम होता है। मोटिवेशन इमोशंस पर चलती है, डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स पर चलता है। मोटिवेशन कहती है आज मन है इसलिए काम करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है काम जरूरी है इसलिए करो। और यही माइंडसेट ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। हाई परफॉर्मर्स इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वे मूड का इंतजार नहीं करते, वे इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वे क्लैरिटी का इंतजार नहीं करते, वे परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार नहीं करते। वे शुरू करते हैं, वे एग्जीक्यूट करते हैं, वे लर्न करते हैं, वे अडैप्ट करते हैं, वे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस का कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस डेली चॉइसेस का कंपाउंड इफेक्ट है। हर दिन का फोकस, हर दिन की अवेयरनेस, हर दिन की लर्निंग, हर दिन का डिसिप्लिन, हर दिन की कंसिस्टेंसी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वह कंपाउंड इफेक्ट इतना बड़ा हो जाता है कि दुनिया उसे ओवरनाइट सक्सेस कहने लगती है। लेकिन वास्तविकता में वह वर्षों की इनविजिबल कंसिस्टेंसी का परिणाम होता है। वह उन सुबहों का परिणाम होता है जब किसी ने हार नहीं मानी। वह उन दिनों का परिणाम होता है जब किसी ने एक्सक्यूजेज नहीं बनाए। वह उन क्षणों का परिणाम होता है जब किसी ने कंफर्ट की जगह ग्रोथ को चुना। एलीट थिंकर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी थिंकिंग नहीं होती। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वे अपनी थिंकिंग को एक्शन में बदल देते हैं। और यही वह स्किल है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलती है, जो आइडियाज को इंपैक्ट में बदलती है, जो पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलती है, और जो ऑर्डिनरी लाइव्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नीज में बदल देती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपके इंटेंशंस से नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी आपके सिस्टम्स से बदलेगी। आपकी जिंदगी आपकी विशेष से नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी आपकी डेली हैबिट्स से बदलेगी। आपकी जिंदगी आपकी इंटेलिजेंस से नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी आपकी एग्जीक्यूशन से बदलेगी। अब एक पल के लिए रुकिए
और अपने जीवन को देखिए। उन सपनों को देखिए जिन्हें आपने कभी लिखा था। उन गोल्स को देखिए जिन्हें आपने कभी महसूस किया था। उन पॉसिबिलिटीज को देखिए जो आज भी आपके सामने मौजूद हैं। सवाल यह नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। सवाल यह है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग कितनी ईमानदारी से करते हैं। सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितनी टैलेंट है। सवाल यह है कि आप अपने टैलेंट को कितनी कंसिस्टेंसी से अप्लाई करते हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। सवाल यह है कि जब आप रात को सोने जाएं तो क्या आपको पता है कि आपने आज अपना बेस्ट दिया था। क्योंकि अंत में जीवन किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है। जीवन आपके कल और आपके आज के बीच की कंपटीशन है। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन थोड़ा वाइजर, हर दिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर, हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन्ड। और समय के साथ यही छोटे इंप्रूवमेंट्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बना देते हैं। तो आज निर्णय लीजिए, सोचिए गहराई से, सीखिए लगातार, ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, एक्ट कीजिए साहस के साथ, फोकस को प्रोटेक्ट कीजिए, अवेयरनेस को बढ़ाइए, डिसिप्लिन को अपनाइए और अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाइए जिन्हें देखकर आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद दे। क्योंकि शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए नई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी वर्तमान इंटेलिजेंस को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। और याद रखिए, असली शक्ति यह नहीं कि आपका दिमाग कितना तेज है। असली शक्ति यह है कि आप अपने दिमाग को किस दिशा में चलाते हैं। यही अंतर सपनों और वास्तविकता के बीच है। यही अंतर संभावना और उपलब्धि के बीच है। और यही अंतर एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच है। धन्यवाद।